नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और मैं मौजूद हूं लखनऊ में। राजनाथ जी, आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लखनऊ में हैं। कहते हैं कि लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है। लखनऊ की अदब तहजीब और नजाकत बहुत मायने रखती है। लेकिन जब राजनाथ सिंह लखनऊ आते हैं तो क्या उनको अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है? क्योंकि ये क्षेत्र उन्हीं का रहा। स्वाभाविक है, लंबे समय तक अटल जी यहाँ से बराबर सांसद चुने जाते रहे और यहाँ की जनता बेहद प्यार करती रही है अटल जी को। और मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूं कि अटल जी का स्नेह भी मुझे भी प्राप्त रहा है। और यहाँ की तहजीब, यहाँ की नफासत, यहाँ की नजाकत के तो सभी कायल रहते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग नहीं, मैंने देखा है कि कभी कभी साउथ इंडिया में भी जब मैं गया हूं तो जो नहीं बोल सकते हैं हिंदी, वो नफासत, नजाकत, तहजीब, ये तीन शब्दों का वो भी एक दो लोगों ने मुझसे प्रयोग किया था। क्योंकि आपने दक्षिण भारत का जिक्र किया तो देश के एक बड़े नेता है राहुल गांधी। वो दक्षिण भारत गए तो उन्होंने बोला कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनकी सोच जो है वो सतही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का आरोप लगाने वालों को एक बार पुनः अपने बारे में सोचना चाहिए। मैंने किस मानसिक धरातल पर खड़े होकर वो बोल रहे हैं, ये बात हमारी समझ से परे है। उनका कहना है केरल के लोग डीप थॉट करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, गहराइयों में सोचते हैं। नहीं, डीप थॉट करने वाले हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी बैठे हैं, लद्दाख में भी बैठे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदुस्तान के साउथ माने हिंदुस्तान के हर राज्य में बैठे हैं। ऐसा नहीं डीप थॉट के लोग केवल एक ही जगह केंद्रित हैं। ये मानसिकता क्यों आई? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी कहती है वो चुनाव हार गई, इस वजह से ऐसा है कि बराबर कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, उन्होंने केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है जी। क्योंकि अब चुनाव है, आप उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। कल ही आपने लगभग 6 से 7 सभाएं करी, 6 चुनावी सभाएं करी। तो हवा किसकी दिख रही है? पहले साफ है, हवा का रुख साफ है। अरे हवा का रुख ऐसा है कि एकदम बिल्कुल इतनी तेज है हवा कि किसी को संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अखिलेश कह रहे बीजेपी साफ है इस बार योगी नहीं आ पाएंगे, बीजेपी नहीं आ पाएंगे। नहीं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल हो रही है और योगी जी की लोकप्रियता बड़ी है। अब मोदी जी की तो लोकप्रियता जिस प्रकार की है वो तो अनपैरेलल है सारे देश भर में। क्या आपको लगता है कि 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन फोकस पूरा का पूरा जो है वो उत्तर प्रदेश पर है? नहीं, सभी राज्यों में हम लोगों का जाना हो रहा है। लेकिन विरोधी आरोप ये लगाते हैं कि आप लोगों ने वादे पूरे नहीं करे, अब किस मुंह से जा रहे हैं अब चुनाव के अंदर? मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आरोप लगाने के पहले 4 बार उन्हें सोचना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं 2014 यानी 2014, 2019 के भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को निकाल कर देखें और 2017 के भी उत्तर प्रदेश के भी इलेक्शन मैनिफेस्टो को निकाल कर देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं शायद कोई चीज शेष बची हो। नहीं, जो कहा था हम लोगों ने वो सब कुछ पूरा किया है। हम भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, मतलब विश्वास का संकट किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे, बल्कि विश्वास का संकट जो हमारे विरोधी राजनीतिक दलों ने पैदा किया है इस देश में, कांग्रेस सहित, सपा बसपा सहित, उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। एक काउंटर क्वेश्चन ये बनता है कि हमने हर चुनाव के अंदर एक माहौल देखते हैं कि किसी के पक्ष में माहौल बन जाता है और सरकार वो चलाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पीपल हो जाता है, यानी लोगों के भीतर हो सकता है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में भी आपकी सरकार थी, गोवा में भी आपकी सरकार है अभी फिलहाल, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो क्या आपको लगता नहीं है, मणिपुर में भी आपकी सरकार है, क्या आपको लगता नहीं है कि उसका एक डिसएडवांटेज है बड़ा? 2014 में मोदी जी की सरकार थी, 2019 में चुनाव हुआ, पर वो तो नरेंद्र मोदी। नहीं, सुनिए, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी थी। तो उत्तर प्रदेश की भी यही हालत है। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी। फिर अखिलेश यादव को क्यों लग रहा है कि इस बार बीजेपी के बूथों पर, जो चुनावी बूथ होते हैं उसमें बूथ नाचेंगे? उन्होंने ये बयान दिया। अब पता नहीं, हमारी समझ के परे है, कहां भूत आ गया उत्तर प्रदेश में।
अखिलेश यादव ने एक मुझे इंटरव्यू दिया, जब मैंने उनसे पूछा कि अखिलेश जी कितनी सीटें आ रही है, उन्होंने बोला 403 में से 400 हमारी आ रही है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। पर सपने में तो उन्हें भगवान कृष्ण आए, उन्होंने बोला उनकी सरकार बनेगी। नहीं, जो चुनाव होता है, ये व्यक्ति संकट में रहता है तो बहुत सारे लोग सपने में आते हैं, लेकिन जो सपने में आते हैं वो उबार नहीं पाते संकट से। इस सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, इस समय हम लखनऊ के अंदर हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले के 2 राउंड, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान एक फैक्टर था, क्योंकि आप देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे अटल जी की रिजीम के अंदर, और किसानों के साथ आपका नाता है। क्या आपको लगता है किसान आंदोलन का नुकसान हुआ है आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं। जैसा आकलन लगाया जा रहा था। देखिए, किसान आंदोलन लंबा चला है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भरपूर कोशिश हम लोगों की तरफ से हुई कि कृषि संबंधित जो तीनों कानून हैं, इसके बारे में लोगों को समझाया जाए। कुछ लोगों से हमारी प्रत्यक्ष किसान नेताओं से बात हुई थी और मैंने कहा कि किन क्लॉजेज में, इस एक्ट के किन क्लॉजेज में आप संशोधन चाहते हैं, आप बतलाइए, हम लोग उस पर विचार करके संशोधन करने को भी तैयार हैं। लेकिन ऐसा कोई सुझाव नहीं आया। स्वाभाविक रूप से आंदोलन चलता रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की संवेदनशीलता का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मोदी जी ने करिश्माई काम कर दिया है। एकाएक सुबह उठना, कानून तो वापस लेना पड़ा ना। तीन के तीनों कानूनों को वापस लेना। क्यों? तर्क भी दिया कि मैंने भरपूर कोशिश की है कि अपने किसान भाइयों को हम सब समझा सकें, लेकिन कुछ किसान भाइयों के अंदर इस तीनों कानून को लेकर जो गलतफहमी थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि तीनों कानूनों को फिलहाल हम वापस करते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि कुछ नुकसान होगा, खासतौर पर 325 से कहीं आंकड़ा 230, 240 ना रह जाए? मुझे नहीं लगता। 210 ना रह जाए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जिस तरीके से पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में, जो जनता के द्वारा रिस्पांस देखने को मुझे मिल रहा है, उसमें मुझे 325 पाने में कोई संदेह नहीं दिखाई देता। अब कुछ 2-4 सीटों का, 10 सीटों का इधर उधर हो जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपने संदेश शब्द का इस्तेमाल किया, तो योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे? योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे? बड़ी योगी जी से लड़ी रहे हैं। ये सब कहां, इसको लेकर कहां कोई सवाल खड़ा है? कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा, कैसे हो? योगी तो मुख्यमंत्री थे ही, चुनाव हो रहा है। जी, अगर सीटों का नंबर वही रहा, तब भी कम हुआ, तब भी योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे? अब देखिए, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ के फाइनली बाद में तब चीजों को तय करता है, लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं है। जी, मैं बढ़ता हूं आगे। आप कहते हैं बीजेपी विकास का नाम लेके जा रही है चुनाव के अंदर, लेकिन चुनाव में हम बयान सुनते हैं तो कई बार कोई लोग दंगों की बात करते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी दंगों की बात होती है, अब्बाजान, जिन्नावादी, परिवारवादी की बात होती है, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो शब्दों का संतुलन राजनीति में बिगड़ गया है? नहीं, वैसे कहीं भी हो, शब्दों का संतुलन तो सबको बनाकर रखना चाहिए। अब किन संदर्भों में क्या बात कही गई है, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं वैसे एज ए होल ये मैं मानता हूं कि सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी के लोग शब्दों का संयम और संतुलन ये बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी को जिन्नावादी पार्टी कहा जाता है। नहीं, वो जिन्ना का नाम उन्होंने ले लिया था, क्या जरूरत थी जिन्ना का नाम लेने की? पर उन्होंने तो एक बार ही लिया, बीजेपी ने 100 बार ले लिया। फिर भाई निकल तो गया उनके मुंह से ना, माने दिल की बात जुबान पर आ गई, क्या जरूरत थी? अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहां से जिन्ना आ गए? अब ले लिया तो स्वाभाविक रूप से जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उसको लेकर उठ खड़े हुए। समाजवादी और तमंचावादी को आप साथ में ला देते हैं बीजेपी की? नहीं, देखिए, अब देखिए, वो एक सांकेतिक शब्द के रूप में उसको लीजिए, क्योंकि जब भी समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही है यहां पर, बराबर कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जबरदस्त नाकामयाबी मिली है उस सरकार को। मैंने गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, सरेआम लोग गोलियां चलाते हैं, फायरिंग करते हैं, दंगे होते हैं। इस कारण एक शब्द में नहीं कहना हुआ तो कह दिए तमंचेवादी बढ़ जाती है, तो इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। एक सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि आपने बोला लॉ एंड ऑर्डर पे योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। आप भी मुख्यमंत्री रहे, दोनों कार्यकालों को आपने देखा, किस तरह से आप आंकते हैं? नहीं, मैं अपने से बेहतर मुख्यमंत्री योगी जी को ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, मैं ऐसी ही बातें बोलता ही हूँ। जी, क्यों आपको लगता है कि आपसे बेहतर मुख्यमंत्री? मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत शानदार काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर भी इस तरीके की कामयाबी हासिल की है,
जिस तरीके से उन्होंने 5 वर्षों के अंदर विकास किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। माने 2017 में यहां पर इस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 11 लाख करोड़ रुपए था, उसको 5 वर्षों में बढ़ाकर 21 लाख करोड़ से अधिक ले जाना यह करिश्माई काम है जो कि योगी जी ने किया है। बुलडोजर भी बहुत चलवा दिए, नहीं क्यों ना, अखिलेश यादव कहते हैं ठोको सरकार है ये। कानून और व्यवस्था के हालात को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो भी कदम उन्होंने उठाए हैं सारे कदम सराहनीय है, उनके किसी भी कदम पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। जी क्योंकि आप देश के रक्षा मंत्री भी हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में अभी फांसी की सजा हुई है और योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में रहने वाले आतंकी के पिता की समाजवादी पार्टी से गहरे संबंध है कि अब बात कही है, एक फोटो भी रिलीज किया है। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ उनके खासतौर पर जो आतंकवादी के पिता थे उसकी फोटो को भी उसका जिक्र किया है। बीजेपी के कई नेताओं ने, नेशनल लीडर्स ने उसका जिक्र किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे कुछ नहीं कहना है, जो भी किया होगा उन्होंने तथ्यों के आधार पर किया है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के आतंकी के पिता से रिश्ते हैं, समाजवादी पार्टी के आतंकी के पिता वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास तो इंटेलिजेंस की भी जानकारी आती रहती है और प्रत्यक्ष भी उन्होंने जानकारी हासिल की होगी। मैं समझता हूं उन्होंने जो भी कहा है वो तथ्यों के आधार पर ही कहा होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आतंकियों के निशाने पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी थे और कोर्ट ने कहा कि मोदी का भाग्य अच्छा था और वो बच गए। ये बात सही है, कोर्ट ने यह बात सही कही है। जी जी, कोर्ट ने यह बात सही कही है। नहीं, इस देश की कितनी बड़ी क्षति हुई होती, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। जो व्यक्ति उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री था, पॉपुलर मुख्यमंत्री था, बाद में देश की जनता ने उसको बिल्कुल अपने हथेली पर ले लिया, देश का प्रधानमंत्री बनाया और आतंकवादियों के टारगेट पर वह थे। यदि कुछ हो गया होता तो मैं समझता हूं कि देश की बहुत बड़ी क्षति होती, अपूर्णीय क्षति होती। मतदान से ठीक पहले एक वीडियो जारी होता है बीजेपी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ का और वो कहते हैं कि जो गलती आपने बंगाल में कर दी वैसी गलती मत करिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके मायने क्या है? मैंने वो वीडियो देखा नहीं है जी। वो उनका कहने का मतलब है कि यूपी को कश्मीर, केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई। तो डराकर वोट क्यों? नहीं, डराकर नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो बराबर जनता के अंदर सेंस ऑफ फियर पैदा करके उनका समर्थन नहीं हासिल करती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो आम जनता के अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास का भाव पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने में यकीन रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में बोला कि टीएमसी गोवा में इसलिए चुनाव लड़ रही है क्योंकि हिंदू वोट बढ़ जाए, ये टीएमसी के नेता ने बोला और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बोला कि किसका वोट बंटवाना चाहते हैं ये तो सामने है, लेकिन किसका वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। तो एक सवाल खड़ा होता है कि आप हिंदुओं को बताने की कोशिश करें कि अगर हम नहीं आएंगे, यानी बीजेपी नहीं आएगी, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? नहीं, हम लोग सबकी रक्षा करते हैं, केवल हिंदू नहीं, समाज के सभी वर्गों की हम लोग रक्षा करते हैं। इसके बारे में सभी आश्वस्त हैं, इसमें कहीं पर कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। किसने क्या कहा, किन संदर्भों में कहा, जब तक पूरा स्टेटमेंट मैं न देखूं तब तक मैं रिएक्ट नहीं कर सकता इस पर। एक चीज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी चले जाएंगे हिमालय में, जब योगी चले जाएंगे मठ में, तो तुम्हें कौन बचाने आएगा? बीजेपी ने कहा ये हिंदुओं को ललकारने की कोशिश है, हिंदुओं को डराने की कोशिश है। अब चिंता मत करिए, वो हिमालय नहीं जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अभी रहेंगे, आगे भी प्रधानमंत्री रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा है। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर खास तौर पर राजनीतिक बयानबाजी में तल्खी बहुत आई है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई बात कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं मान मर्यादा को ब्रीच किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। ये सब समाजवादी पार्टी, ये सब बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को इन सब सारी चीजों से बचना चाहिए, सभी को बचना चाहिए। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि तल्ख टिप्पणी करने का कोई कारण नहीं है। कभी कभी होता है कि आक्रोश में कोई अभिव्यक्ति लोग कर देते हैं, लेकिन भाषा का भी संयम होना चाहिए और साथ ही साथ बोलते समय भी संयम तो बरतना ही चाहिए। 80-20 वाला बयान क्या है? 80-20 से क्या आकलन लगाया जाए?
क्यों कहा उन्होंने? मुझे 80-20 उसको हिंदू मुस्लिम के आधार पर जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। फिर किस आधार पर देखना चाहिए? नहीं। अब 20% का यहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, 14 पॉइंट समथिंग है इस कंट्री में। आप सीधे उसको मुस्लिम से जोड़ देते हैं। पर उत्तर प्रदेश में तो 19% है। 80-20 का मतलब यह है कि लगभग, अब ये मोदी जी की पॉपुलरिटी है जी, मोदी जी की पॉपुलरिटी 70%, 75%, 80% भी कभी आती है। तो हो सकता है कि ये उन्होंने कहा है कि विपक्षियों की और सत्ताधारी दल की इसकी लड़ाई है। अब इस आधार पर उसको देखना उचित नहीं है। हिंदू मुसलमान और इस आधार पर मत देखिए उसको। चलिए, मैं अगला सवाल है मेरा। पिछड़े वर्ग के नेता आपसे कुछ नाराज हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो राजभर आपके साथ आ सकते थे, नहीं आए। क्या इसका नुकसान होगा पूर्वांचल की तरफ? देखिए, कोई व्यक्ति नाराज हो सकता है। जहां तक पिछड़े वर्ग की बात है, मैं जानता हूं कि पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ। कोई इसमें व्यक्ति हो सकता है, उसके अपने कारण हो सकते हैं नाराजगी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण वह नाराज होगा ऐसा मैं नहीं मानता। पर क्या मेजॉरिटी हमारे साथ है? क्योंकि 2017 का चुनाव हुआ, बीजेपी का अलायंस मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। इस बार जयंत चौधरी को बीजेपी साथ नहीं लेके आ पाई, इस बार बीजेपी राजभर को साथ नहीं लेके आ पाई। क्या आपको लगता है कि अगर पॉलिटिकल मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर हो सकता था? देखिए, नेता गए हैं लेकिन उनका समाज जो है उनके साथ नहीं गया है। समाज वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चलिए, मैं बात कर लेता हूं अब पंजाब की, और क्योंकि पंजाब की जब मैं बात करता हूं तो प्रियंका गांधी वाड्रा साथ खड़ी थी, चरणजीत चन्नी सीएम बोल रहे थे, उन्होंने यूपी और बिहार के भाइयों पर जो बात बोली, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। पंजाब के मुख्यमंत्री मिस्टर चन्नी यह कह रहे हैं कि यहां से उत्तर प्रदेश और बिहार के भाइयों को वापस करो, और वहीं पर खड़ी होकर प्रियंका जी जो तालियां बजा रही हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते रहे हैं ना, कांग्रेस की बराबर यही नीति रही है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। आज भी वो कायम है। कल मैंने कई अपनी सार्वजनिक सभाओं में इसकी चर्चा की थी। आपको दुख हुआ सुन के? बहुत दुख हुआ। तकलीफ इस बात की भी हुई कि ये लोग बड़े बड़े नेता अपनी राजनीतिक पार्टियों को बनते हैं, और इस प्रकार की बात यदि कोई कह रहा है तो खड़े होकर जो तालियां बजा रहे हैं लोग। क्या आपको लगता है कि पंजाब के वोटर को एक मैसेज देने के लिए कोशिश की गई? अरे ये कोई तरीका नहीं है मैसेज देने का। चाहे कोई कहीं का हो, किसी भी कॉर्नर का हो इस देश के, सभी एक हैं, भारतीय हैं। जब चरणजीत कोई कहीं जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। जम्मू कश्मीर को भी स्पेशल स्टेटस था, उसको भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब कोई जम्मू कश्मीर जाकर रहना चाहता है, रह सकता है। जम्मू कश्मीर वाला आकर इधर रहना चाहता है, रह सकता है। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं। पर चरणजीत सिंह चन्नी से जब इस पर सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला मेरा तात्पर्य वो नहीं था, और कांग्रेस ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे थे। अब दिल की बात तो उनके जुबान पर आ गई थी। अब बाद में शायद हो सकता है कि कुछ लोगों ने कहा हो तो रियलाइज किया उन्होंने कि हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इस चुनाव में ही उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस को किस तरह से आंकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर? क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सिग्निफिकेंस बचा ही नहीं है, इनसिग्निफिकेंट हो गई है पॉलिटिकल दृष्टि से। इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महत्वहीन जिसे कहा जाता है। तो बीजेपी की लड़ाई किससे है? मेन ओपोनेंट कौन है? बसपा है, सपा है, कांग्रेस? कहीं पर कोई लड़ रहा है, कहीं पर कोई लड़ रहा है। पर समाजवादी पार्टी मेन ऑपोजिशन है। नहीं, समाजवादी पार्टी इन लोगों से ज्यादा स्थानों पर लड़ रही है, लेकिन कोई कहीं लड़ रहा है, कहीं सपा लड़ रही है, कहीं बसपा लड़ रही है, कहीं कांग्रेस लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी जगह लड़ रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और विजय हासिल करने के संकल्प के साथ लड़ रही है। क्योंकि चलिए अब प्रियंका गांधी से चलते हैं हिजाब की तरफ। कर्नाटक में एक हिजाब का विवाद शुरू हुआ और उसको लेकर पूरे देश में प्रतिक्रिया आई। बीजेपी के नेता भी बोले, एक स्कूल का विवाद इतना बड़ा नेशनल रूप ले लिया। अब हो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की मांग शुरू हो गई है। उत्तराखंड के सीएम ने तो बयान भी दिया था कि उनकी सरकार बनेगी तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, या कॉमन सिविल कोड तो यहां पर भी है, गोवा में है, वो अलग की बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि हिजाब, इस सब सारे जो मुद्दे जो सामने आए हैं, मामला सब जुडिस है, न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। अनावश्यक बयानबाजी इस पर नहीं की जानी चाहिए।
पर अनावश्यक पर बयानबाजी लगातार हो रही है। ओवैसी कहते हैं कि सोनिया ओवैसी क्या बोलते हैं? आप ओवैसी कहते हैं कि मेरी माँ को, मेरी बहन को हक है वो क्या पहने। बीजेपी कैसे डिसाइड करेगी? नरेंद्र मोदी कैसे डिसाइड करेंगे? उनको बोलने दीजिए, हम लोग तो न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। ओवैसी जी तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, हर चीज का जवाब देना उचित नहीं है, पर मैं मानता हूं कभी कभी देश हित में भी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि देश हित में कुछ चीजें होती हैं कि उस पर बयान नहीं होने चाहिए, लेकिन लगातार दोनों तरफों से बयान आते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी बयान आता है, बीजेपी की तरफ से भी बयान आता है, तो इस पे क्या करा जाएगा? क्योंकि ओवैसी ने तो यह तक कह दिया कि एक दिन हिजाब वाली महिला ही देश की प्रधानमंत्री भी बन जाएगी, तब कैसे रोकिएगा? नहीं, यह तो पंथ निरपेक्ष देश है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कहीं कुछ हो सकता है। प्रधानमंत्री होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता, वो किसी जाति का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता है। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, स्वयं में संस्था है, इंडिविजुअल नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि आप इस देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोर्ट में एक याचिका लगाई गई जो कि हिजाब का पक्ष है। उन्होंने बोला कि जुम्मे के दिन और रमजान के हिसाब से हिजाब की इजाजत दी जाए। तो फिर अगर ऐसा होगा तो दूसरी तरफ होगा कि मंगलवार के दिन हमें हनुमान चालीसा पढ़ने की भी इजाजत दी जाए। नहीं, किसने क्या एफिडेविट दी है, क्या कहा, कैसे, इस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा, सबसे पहले कोर्ट के जजमेंट की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोर्ट क्या आपको लगता है कि ये यूपी इलेक्शन के लिए जानबूझकर विवाद खड़ा किया गया? इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। मैं तो पहले से ही कहता रहा हूं कि सब सारी कांग्रेस, सपा, बसपा, सब सारी राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। बांटो और राज करो, इसी नीति को अख्तियार करके उन लोगों ने बराबर कामयाबी हासिल की है। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी इन सब सारी गलत नीतियों को जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। सपा कह रही है हुए हैं हिजाब वाले विवाद से बीजेपी को फायदा हो रहा है और ये अपना इसीलिए ये इसको बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने जनहित में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिस आधार पर हमको फायदा हो रहा है। अब हिजाब हमको चुनाव नहीं जीता देगा। जी, मैं अगला सवाल आपसे, क्योंकि पंजाब को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों सिख धर्म के कुछ प्रोमिनेंट लोगों से, कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिले। अफगानिस्तान से जो सिख आए हुए हैं भारत, उनसे भी उन्होंने मुलाकात करी और उन्होंने कहा कि मेरे खून में सिक्की है, सिक्खी और सेवा है, सिखों के लिए मैं दिल से काम करता हूं। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा। जो भी भारत के इतिहास को जानता होगा वो निश्चित रूप से यह बात बोलेगा। और मैं जानता हूं भारत की संस्कृति की रक्षा करने में पंजाब की धरती और खालसा पंथ ने जैसी भूमिका निभाई है, उसको यह देश कभी भूल नहीं सकता। और मैं समझता हूं कि जन जन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान रहा है। आप गुरु गोविंद सिंह जी, उनके चारों गुरुपुत्रों ने जिस तरीके से बलिदान दिया है, क्या देश उसे कभी भूलेगा? गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दिया, लेकिन भारत माता का मस्तक नहीं झुकने दिया। बीजेपी का मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मोदी जी ने जो कहा सही कहा। बीजेपी और सिखों का क्या रिश्ता है? बीजेपी और सिखों का क्या रिश्ता है? बहुत गहरा रिश्ता है, और केवल सिखों का नहीं, हमारा सबके साथ गहरा रिश्ता है। लेकिन सिख कौम का कंट्रीब्यूशन हम उसे कभी नहीं भूल सकते, लेकिन हमारे सिर माथे। क्योंकि जब किसान आंदोलन हुआ तो बीजेपी का और सिखों का रिश्ते को खराब करने की पूरी कोशिश हुई जब किसान आंदोलन हुआ। ये तो भाईचारों को तोड़ने की कुछ ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बाहरी ताकतें हैं, उनके द्वारा भरपूर कोशिश हुई। लेकिन देखिए, सिख समुदाय और इस हिंदू समाज अथवा भारतीय समाज का यह रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, या टूट है। क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं तो हिंदू हूं, मैं कह रहा हूं ना, सिख समाज को सचमुच हमसे कोई पूछे तो मैं तो बड़ा भाई मानता हूं। बहुत जी, मैं तो सिख भाई को बड़ा भाई मानता हूं। परिवार का ही एक सदस्य जो सिख होता था और एक सदस्य हिंदू रहता था, यही परंपरा थी। और मैं ये भी बतलाना चाहता हूं कि उनके सिख समाज का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस भारतीय संस्कृति को बचाने में, वो अनपैरेलल है, अतुलनीय है। और मैं तो सच्चाई हमसे यदि कोई पूछे तो स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो मैं स्वर्ण छत्र लगा हुआ है, उसकी जो चमक देखता हूं, तो उसमें हमको भारतीय संस्कृति की चमक दिखाई देती है। और भारतीय संस्कृति की जो चमक दिखाई देती है,
उसको बनाए रखने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो सिख समाज का है, पंजाब की धरती का है और खालसा पंथ का है। मैं पंजाब के ऊपर आता हूं क्योंकि वोटिंग से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उनके पुराने साथी कुमार विश्वास, जो कि जाने माने कवि हैं, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब कहा होगा तभी ना उन्होंने कहा है, मुझे कुछ नहीं कहना है इस पर। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बात आई, लोगों तक पहुंच गई है। सब मिल गए हैं जी, वो हमेशा कहते हैं ना कि सब मिल गए हैं जी, मेरे खिलाफ सब मिल गए हैं। नहीं, उनको इस प्रकार की बातें अकेले भी बोलनी नहीं चाहिए थी। यदि बोला है उन्होंने तो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि पंजाब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब ने अलगाववाद को देखा है। यदि इस प्रकार की थिंकिंग है तो एंटी नेशनल है। ऐसी थिंकिंग राष्ट्र विरोधी सोच के अतिरिक्त इसे कुछ और नहीं कहा जा सकता। बहुत गंभीर बात है। बीजेपी ने तो आपका नाम दे दिया एंटी अरविंद पंजाब। आम आदमी पार्टी का बीजेपी ने नाम दे दिया अरविंद एंटी पंजाब। लगता तो यही है। अब इस प्रकार के स्टेटमेंट यदि दे रहे हैं, नहीं, मुख्यमंत्री चन्नी ने भी चिट्ठी लिखी अमित शाह को, और अमित शाह ने भी चिट्ठी का जवाब दिया। उन्होंने बोला हम जांच इसकी हम कराएंगे। क्या आपको लगता है ये बहुत सीरियस मैटर है? नहीं, बहुत गंभीर बात है। यह बात यदि सिद्ध हो जाए तो यह इस प्रकार का स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति वो तो एंटी नेशनल है अथवा एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व माना जाएगा यदि कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है। तो इसलिए जांच होने दीजिए, जो तथ्य होगा सामने आ जाएगा। क्या आपको लगता है इसका असर पंजाब के चुनाव पे भी पड़ेगा? मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से पड़ना चाहिए। एक मुद्दा जो आपने भी उठाया, वो देश के प्रधानमंत्री ने भी उठाया कि इतिहास में भारत को पूरा मौका मिला था कि करतारपुर साहिब को वो अपना हिस्सा बना सकता था। क्या इसके मायने क्या? अरे सचमुच मुझे भी लगता है, काश ननकाना साहब और करतारपुर साहब यदि ये भारत के हिस्से होते, क्या बात होती। लेकिन मान लिया किन्हीं परिस्थितियों में, वैसे तो भारत का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, हमारा मानना ही है जी। लेकिन मान लीजिए कि यदि ननकाना साहब बहुत दूर था, किन्हीं परिस्थितियों में चला गया, तो उसकी तो कसक है ही ननकाना साहब की भी। लेकिन अच्छा रहा होता, थोड़ी सी और एक्सरसाइज की गई होती 2-4 दिन की, मतलब मुझे लगता है तो करतार साहब शायद भारत का हिस्सा होता। अच्छा, जहां पर की शरीर त्यागा था हमारे जी, गुरु नानक देव जी। ये एक इमोशनल बात है, लेकिन क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है, और मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं पंजाब के बारे में जी, मैं इलेक्शन को आधार बनाकर नहीं कह रहा हूं, ये हमारे दिल की बात है, पहले भी मैं बोलता रहा हूं। बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे कि पंजाब में बीजेपी को कहां आंकते हैं, क्योंकि पोलस्टर्स का मानना है कि बीजेपी कहीं खड़ी नहीं है पंजाब। नहीं, जहां खड़ा होना चाहिए वहां खड़ी है, लड़ रही है, पूरी ताकत से लड़ रही है। कितनी सीटें आंकते हैं आप? कितनी सीटें? नंबर ऑफ सीट्स के बारे में फोरकास्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन गवर्नमेंट बनाएंगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार बनाएंगे? हाँ, और क्या जी, क्योंकि एक आंकलन होता है जैसे कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश में नहीं है, उतनी हैसियत बीजेपी की पंजाब में नहीं है। हाँ, तो वो यहाँ तो ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे कांग्रेस के लोग कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में सरकार बनाने के इस लक्ष्य को सामने रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, अकाली दल के साथ मिलकर। पूरी नहीं अकेले जी, जो हमारा गठबंधन है, कैप्टन साहब की पार्टी से है, ढींडसा साहब की पार्टी से है, इन सब सारी पार्टियों के साथ अलायंस करके हम चुनाव लड़ना है, जीतेंगे जी। क्योंकि आप देश के रक्षा मंत्री हैं, तो 2 सवाल जरूर बनते हैं जो राहुल गांधी बार बार चाइना को लेकर बयान देते रहते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं राजनाथ जी? वो बार बार कहते हैं कि सीमा के अंदर घुसा हुआ है चीन। वो क्या कहें, उनको बहुत ही तकलीफ होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और आरोप प्रत्यारोप भी नहीं होने चाहिए। और मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं करने पाएगा। आश्वस्त रहें। उन्होंने तो गलवान घाटी में भी जो संघर्ष हुआ उसके बारे में कैसा बयान दे दिया कि चीन के सेना के जवान कम मारे गए, भारत के अधिक मारे गए। लेकिन आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के क्लक्सान अखबार ने क्या लिखा है, ठीक इसका उल्टा लिखा है। चाइना के इतने लोग मारे गए, इस पर एकदम बिल्कुल उनकी जुबान बंद हो गई, बोले ही नहीं। हमारे देश की सेना के शौर्य, पराक्रम, साहस पर सवालिया निशान लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर
उन्होंने सदन में राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। उन्होंने तो संसद में कहा कि केंद्र की नीतियों के चलते चीन और पाकिस्तान एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार जो है वो खतरे से खेल रही है। वाह 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 वाह, क्या पूछना। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी चीन के हवाले की थी, जबकि सक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा था, उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे। इतना ही नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में काराकोरम हाईवे जो बना है वह चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के कारण ही बना है। उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यह बनना शुरू हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है। मैं इतना ही कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि राहुल जी को जरा समझाइए, यदि उन्हें प्राचीन इतिहास की जानकारी नहीं है तो कम से कम आजाद भारत के इतिहास की जानकारी तो उनको एक बार दे दीजिए, अथवा उनको कह दीजिए कि एक बार अध्ययन तो कर लें। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि चाइना से अब हमारी रिश्ते हमारे कैसे हैं, और अब जो सारे मैटर से गलवान हो गया या बाकी विषय हो गए, क्या वो अब सॉल्व हो चुके हैं या अभी बाकी हैं? देखिए, ऐसा है कि बातचीत का दौर अभी चल रहा है जी। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, केवल इसी समय के मुद्दे नहीं है कि गवर्नमेंट आई है, उस समय के पहले के भी कुछ मुद्दे जिन पर के भी बातचीत का सिलसिला चल रहा है, और कोशिश यही है कि बातचीत के द्वारा उसका समाधान हो जाए। नहीं होगा, देखेंगे क्या करना। एक अगला सवाल मेरा ये कि अरुणाचल प्रदेश के एक युवक को चीन की आर्मी ने बंधक बनाए जाने की एक कंट्रोवर्सी हुई। हालांकि रिहाई से पहले राहुल गांधी का कुछ और बयान था, रिहाई के बाद कुछ और बयान आया। क्या आप कहना चाहते हैं? क्योंकि फिर उन्होंने वही एंड में बोला कि चलिए, मीरम तौरान तो चीन से वापस लौट आया। ये जानकर तसल्ली हुई जिस मातृभूमि पर चीन ने कब्जा किया है वो कब वापस मिलेगी प्रधानमंत्री जी? कब का कब्जा किया है? 59 के पहले वाली बात कर रहे हैं कि कब की कर रहे हैं? पहले उनको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। चाइना को लेकर राहुल गांधी का जो ऑब्जेक्शन है ये क्यों है? ये जैसे आप यहां पर बैठे हैं जी, आप ये बताइए, 59 के पहले की बात कर रहे हैं, 59 के बाद की बात कर रहे हैं? कब कब्जा किया है? क्या किया है? क्या कर रहे थे वो? 55 ईयर्स तक उन्होंने हुकूमत की है हिंदुस्तान में। कम से कम बोलने के पहले कुछ तो कम से कम दिमाग लगाने की कोशिश करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए। केवल बोलना है इसलिए जो मन में आए बोल दे, यह कोई तरीका नहीं है। वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर। और आप देखिए, इसीलिए सारे सीनियर कांग्रेस के लीडर छोड़कर इनको जा रहे हैं। कोई भी सुलझा हुआ नेता, संजीदा नेता कांग्रेस में बचा नहीं है। अब धीरे धीरे सब जा रहे हैं, जो बचे भी हैं थोड़े बहुत वो भी चले जाएंगे। राहुल गांधी का ऑब्सेशन चाइना के साथ क्यों है इतना? आपको क्या लगता है? कुछ आप नहीं, तो संसद में उनको बहुत समय से देख रहे हैं। जो मन में आ गया सरकार के खिलाफ बोलना है। बोलते समय इस बात की सावधानी नहीं बरतते कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि गलत है। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं उस पर हम लोगों को प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देश उनके ऊपर यकीन करता ही नहीं है, जानता है कि ऐसे ही अनाप शनाप की बयानबाजी करते रहते हैं। जी, मैं यूक्रेन की बात कर लेता हूं। यूक्रेन और रूस को लेकर जो विवाद चल रहा है, भारत के संबंध अमेरिका और रूस दोनों से हैं, इसको आप कैसे आंकते हैं और इसका भारत पे क्या असर है? नहीं, ऐसा है कि हम तो यही चाहते हैं कि आपस में बातचीत के द्वारा ही समस्या का समाधान निकलना चाहिए, बेहतर स्थिति वह होगी, संघर्ष की नौबत न आए। मैं तो यही ऊपर वाले से भी कामना करता हूं, और मुझे लगता है कि अंततोगत्वा बातचीत होगी, हल निकलेगा। क्या क्योंकि मिस्टर बाइडेन और पुतिन की भी बीच में बात हुई थी, टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। भारत कहां खड़ा है इस पूरे घटनाक्रम में? भारत को जहां रहना चाहिए अभी भारत वहीं है जी। इसका इंपैक्ट हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ कुछ पड़ सकता है? देखिए, युद्ध दो देशों के बीच भी जब होता है तो स्वाभाविक रूप से कूटनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके कई प्रकार के असर तो होते ही हैं जी, लेकिन युद्ध न हो सबसे बेहतर स्थिति यही है, और यह न होने पाए यही हम लोगों की कामना है। सभी लोग संयम से काम लें। क्योंकि ये सवाल उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूं कि जिन लोगों के बच्चे परिवार यूक्रेन में इस समय फंसे हुए हैं, हालांकि एक मिशन जरूर चल रहा है, लेकिन उनको आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो धैर्य रखें, भारत के संज्ञान में सारी चीजें हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। उनको भारत वापस आने की प्रक्रिया में और तेजी आएगी क्या? हाँ, बिल्कुल आएगी।
आखिरी सवाल, समय के साथ वो सब कुछ होगा। आपने देखा कोरोना के संकट में कितना प्रभावी कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाया था। सारा का सारा सिस्टम लग गया था, जो लोग बाहर थे, जो आना चाहते थे भारत, उनको लाने के लिए। आखिरी दो सवाल हैं कि पुलवामा की बरसी थी और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इस बार एक नए व्यक्ति ने सबूत मांगा और वो थे टीआरएस के चीफ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री। सबूत मांगने में काफी देर की उन्होंने, पहले क्यों नहीं मांगा? इतने दिनों के बाद। हाँ, तो मैं कह रहा हूं ना, तो इतने दिनों के बाद क्यों, 5 साल के बाद क्यों जगे है? आखिरी सवाल है मेरा, सीडीएस विपिन रावत का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया, हमारे बीच नहीं रहे। नए सीडीएस को लेकर कब तक ऐलान हो सकता है? जल्दी नियुक्ति होगी, क्योंकि काफी समय हो गया। नहीं, काम रुका नहीं है, किसी काम में कोई बाधा नहीं है, लेकिन जनरल बिपिन रावत के न रहने से हमारी बहुत बड़ी क्षति हुई है, इसे तो मैं मानता हूं, लेकिन सीडीएस की नियुक्ति होगी जल्दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ जी। लेकिन आखिर में चलते चलते उत्तर प्रदेश में नंबर कुछ देना चाहेंगे आप? नंबर मुझे लगता है कि 2017 के चुनाव में जो रहा है, कमोबेश नंबर वही होगा सीटों का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ जी, हमें समय देने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत अच्छा।